Okay, now this is the second lecture of sports psychology, and today we will study aggression, anxiety और अरोजल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, उसको हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरी है? नॉर्मली इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इंडिविजुअल जोन ऑफ, यस, हाँ, ड्राइव थ्योरी, कैटास्ट्रोफ थ्योरी, सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मल्टी डायमेंशन थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन वी विल स्टडी एवरीथिंग इन इजीएस्ट वे। चलो, तो ये जो पीपीटी के पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन हम अलग से देखेंगे पीडीएफ से। सो लेट्स स्टार्ट विद द अरोजल। जस्ट 1 मिनट, पानी पी लें तो। अब अरोजल क्या होता है? देखो, अभी हम सोए हुए हैं, सपोज रेस्टिंग कंडीशन में है, तो हमारा अरोजल लेवल हाई रहेगा या लो रहेगा? क्या रहेगा? लो रहेगा। मतलब क्या है कि हमारा साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन इज नॉर्मल, बट वेन एवर वी स्टार्ट रनिंग और वेन एवर वी जस्ट हैविंग एनी साइकोलॉजिकल ट्रिगर जस्ट लाइक एंजाइटी, एग्रेशन और मेंटल फ्रस्ट्रेशन, what we notice, our body temperature may increases, our heart rate may goes up, we may sweating due to fear, due to anxiety. That's mean our arousal level is increasing. So arousal is a state of body from deep sleep to the high mental or physical activity. मतलब अभी अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में है तो मतलब हमारा अरोजल नॉर्मल है। अब ये पैरेलली स्ट्रेस के साथ में बढ़ सकता है, स्ट्रेस और एग्रेशन के साथ में पैरेलली ये इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा तो अरोजल भी बढ़ेगा। मैं साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा तो अरोजल भी बढ़ेगा। तो अरोजल इज जस्ट स्टेट कि हमारी बॉडी उस टाइम पे किस फेज में है, समझ रहे हो? तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है टाइम के साथ में, स्ट्रेस के साथ में, एंजाइटी के साथ में, और विथ अदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल के साथ में, है ना? किसी को पता चला अभी ये क्या है यहाँ पे कौन है? ब्रिजेश को पता चला कि इसकी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो क्या होगा? ये हंसी के मारे एकदम उछल कूद करने लगेगा, इसका अरोजल ऊपर लेवल बढ़ गया, है ना? साइकोलॉजिकल, या फिर कंपटीशन में जाके मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट, मुझे बॉक्सिंग में जाना है, या फिर वेट लिफ्टर हो, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वेट लिफ्टिंग करना है, तो क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी के साथ में मेरा अरोजल लेवल बढ़ेगा। डेट इज अरोजल। तो उसके साथ साथ में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन बढ़ेगा। क्लियर है? अरोजल बस इतना सा है। तो एज अ बाय प्रोडक्ट स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ में और एग्रेशन के साथ में अरोजल लेवल इंक्रीज हो सकता है। गॉट इट? एनी डाउट इन अरोजल? क्लियर है सबको? यस? रूपांशी, काजल, ब्रिजेश, राहुल, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? सर, जब अराउजल है ना थोड़ा सा ऑप्टिमम रहता है तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है तो फेल जाएगा। यस, एंजाइटी एक मेंटल वरीनेस। सर, फियर ऑफ फेलियर तब एंजाइटी होती है। एंजाइटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर इज वन काइंड ऑफ एंजाइटी, वन कॉज ऑफ एंजाइटी। इट्स अ इमोशनल नर्वसनेस, वरीनेस। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हो रहा। सिंपल सी बात है, हिंदी में देखिए हम कि मुझे किसी चीज का चिंता है, मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, अचानक से मुझे नाम मेरे लिए बुला लिया और बोल दिया कि 5 मिनट बाद देखो जाके लेक्चर देना है, मेरे को एंजाइटी हो सकती है। मैं कंपटीशन में स्टार्टिंग में गया, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को एंजाइटी होगी।
तो एंजाइटी इमोशनल स्टेट है, एंजाइटी इज एन इमोशनल स्टेट जिसमें नर्वसनेस होती है, वरी होती है, उसके साथ में अरोजल बढ़ सकता है। ठीक है, अब हिसाब से देखें हम, अकॉर्डिंग टू एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए के हिसाब से हम एंजाइटी देखें, ए पेन क्यों चल रही इस पे, हाँ अब चल रही है। अकॉर्डिंग टू एपीए, एन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, worried thoughts and physical changes like increasing blood pressure। एक मिनट रुको। According to APA, an emotional, उस पर लिखना पड़ेगा यार, ये ढंग से चल नहीं रहा इसका बोर्ड। चल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिनट रुको, वाइट बोर्ड निकालते हैं। अरे नोकी गिर गई पेन की एक मिनट रुकना है, जस्ट 1 मिनट। किसी के पास शॉर्पनर है क्या? पेन टूट गई यार, नोक टूट गई पेन की। APA, अकॉर्डिंग टू APA क्या है एंजाइटी, क्या है? एन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड, ये वाली बढ़िया चल रही है यार पेन, नोक, थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। ये किसने बोला था? एपीए। ठीक है, तो एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्या बोला? एंजाइटी इज एन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, worried thoughts and physical changes like increasing blood pressure। याद रखना ये, got it? एक और, अकॉर्डिंग टू वेनबर्ग एंड गोल्ड, इसने क्या बोला था एंजाइटी को? एंजाइटी क्या है? इज एन नेगेटिव इमोशनल, इज अ नेगेटिव इमोशनल स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नर्वसनेस, ये वही डेफिनेशन है शायद, हाँ ये जो डेफिनेशन दी गई ना, ये किसके द्वारा है? अकॉर्डिंग टू वेनबर्ग एंड गोल्ड, ये डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर है? 1995। किसने बोला था ये? वेनबर्ग एंड गोल्ड। देखो अभी मैं आपको ना फटाफट ये सब एंजाइटी क्या होता है ये पढ़ा दूं, ऑथर वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताऊंगा, हो सकता है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो और इट मे बी लिटिल बिट ऑफ बोरिंग, बट एग्जाम में क्या है, इनसे आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्ट दे दिया, ऑथर का नाम डाल दिया, है ना? इसलिए ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो ये किसने बोला? इसने बोला। ठीक है, तो अब क्या होता है? एंजाइटी इज अ नेगेटिव इमोशनल स्टेट इन विच फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, वरीज एंड एप्रेशन आर एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ अरोजल। क्लियर है? तो ये एंजाइटी है, मतलब मेरा नर्वसनेस बढ़ रहा है, मेंटली वरी हो रहा हूं मैं, ये मेरा ऑपरेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ मेरा बॉडी का टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यही एंजाइटी है। अब एंजाइटी के दो टाइप है,
इसके हिसाब से देखें हम तो दो देख सकते हैं, कॉग्निटिव एंजाइटी और सोमेटिक एंजाइटी। नाम से लग रहा है कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू मेंटल। आप मानसिक रूप से परेशान हो, मेंटली हम वरी हैं, तो कॉग्निटिव एंजाइटी, वरी एंड एप्रेंशन। और अगर मैं सोमेटिक, मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू बॉडी, मतलब मेरा फिजिकली ज्यादा एग्रेशन हो रहा है, मेरा फिजिकल ज्यादा एक्टिवेशन हो रहा है, दैट इज अ सोमेटिक एंजाइटी। मैं कांप रहा हूं, मेरे को स्वेटिंग हो रही है, मेरे को पसीना आ रहा है, दैट इज अ सोमेटिक एंजाइटी। और मैं सिर्फ मेंटली परेशान हूं, दैट इज अ कॉग्निटिव एंजाइटी। क्लियर है? वर्ड से क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट है स्टेट एंजाइटी। अब देखो, अब क्या होता है स्टेट एंजाइटी। सपोज अभी 1 आवर में चाहिए 14 रन, वर्ल्ड कप का मैच है। अब मैं निशांत को उतार दूं या ब्रिजेश को उतार दूं, इन दोनों को स्ट्रेस हो सकती है, होगी कि नहीं होगी? बिकॉज ऑफ स्टेट, बिकॉज ऑफ कंडीशन। अगर मैं निशांत को उतार दूं बैटिंग पे या ब्रिजेश को उतार दूं, 1 आवर में चाहिए 14 रन, वर्ल्ड कप का फाइनल का मैच है, तो क्या होगा, यहां पे कोई भी आ जाए इसको स्ट्रेस होगी। इट इज अ स्टेट, इट इज अ कंडीशन। irrespective of the personality of the person, anyone can face anxiety in this condition because of due to condition, because due to situation, it is based on situation। तो यहां पे किसी भी पर्सन को मैं खड़ा कर दूं, इस सिचुएशन में टेंशन होगी, दैट इज अ स्टेट एंजाइटी। बट अब यहां पे क्या होता है, यहां पे है एक कंडीशन आती है जिसमें ब्रिजेश को डर लग रहा बहुत और अमन को डर नहीं लग रहा, ठीक है। यहां पे भूपेंद्र को भी डर नहीं लग रहा, पर ब्रिजेश को डर लग रहा है, ब्रिजेश फीलिंग एंजाइटी। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रेट एंजाइटी। इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट मतलब पर्सन का ट्रेट, कि ये पर्टिकुलर पर्सन को इस सिचुएशन में डर लग रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेज पे आके आपको प्रेजेंटेशन देना है ना, या किसी नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन देना है क्लास में। अब यहां पे ब्रिजेश को स्ट्रेस का फेयर है, इन सबको पर्सन को नहीं है। ब्रिजेश को पिछली बार मैंने स्टेज पे बुलाया था तो उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन सपोज नहीं दे पाया, तो उसको डर लगता है, उसने कंडीशन फेस करी है वो। सपोज मैंने बोला मेले पे झूले पे बैठने के लिए गए, झूला होता है ना, झूला, ये बड़ा वाला झूला, इस पे बैठने के लिए गए। अब यहां पे किरण को डर लगता है बहुत ज्यादा, और यहां पे नीति और काजल को बिल्कुल डर नहीं लगता। अब किरण को क्यों डर लगता है कि जब ये मेले में एक बार पिछली बार गई थी तो उसने एक इंसिडेंट देखा था, ये झूला निकल गया था, कुछ इंसिडेंट देख लिया था, तब से ये इंसिडेंट देखने के बाद में किरण को झूले पे बैठने पे डर लगता है। तो ये इसका ट्रेट है, दैट इज अ ट्रेट एंजाइटी। मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रेट, पर्सन का ट्रेट है कि नहीं, है ना। तो ये सबसे पहले देखते हैं स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी मतलब इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, कि इस टेंशन में, इसमें पर्टिकुलर पर्सन कोई भी टेंशन में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू स्पेलबर्गर, स्टेट एंजाइटी रिफर्स टू एवर चेंजिंग मूड स्टेट कंपोनेंट, मूड कंपोनेंट, है ना। इट इज डिफाइंड एज फॉर्मली एज इमोशनल स्टेट कैरेक्टरिस्टिक बाय सब्जेक्टिव कॉन्शियसली परस्यूड फीलिंग ऑफ एप्रेंशन एंड टेंशन। स्क्रीन दिख रही क्या? यह है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक के बिना कोई भी पर्सन इस कंडीशन में आके स्ट्रेस में आ सकता है। सब्जेक्टिवली कोई भी पर्सन इसमें स्ट्रेस में फील कर सकता है। अब अगर हम बात करें ट्रेट एंजाइटी की, तो ट्रेट एंजाइटी में क्या होता है कि सम में फील एंजियस और सम में फील मे नॉट फील एंजियस। जो पर्सन एंजाइटी फील कर रहा है वो उसका कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा उस सिचुएशन को लेके, या फिर कुछ इंसिडेंट्स होगा, या तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा सब्जेक्टिवली।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता है ना। बास्केटबॉल का मैच देख लिया आपने, लास्ट 1 मिनट बच्चा इतना गोल करना है ना। तो ये क्या हो गया, स्टेट एंजाइटी। एवर चेंजिंग मूड कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक बाय सब्जेक्टिव कॉन्शियसली परस्यूड फीलिंग ऑफ एप्रेंशन एंड टेंशन। क्लियर है ना। अब इसके मैं फर्दर अगर देखूं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की, 1 मिनट, अच्छा शेयर नहीं की। अगर मैं इसके फर्दर टाइप देखूं तो सेम वही इसमें टाइप में इंक्लूड कर सकता हूं। क्या टाइप होगा इसका, कोग्निटिव, कोग्निटिव स्टेट एंजाइटी। देखो जैसे वहां पे हमने कोग्निटिव पढ़ा, तो यहां पे क्या होगा, कोग्निटिव स्टेट एंजाइटी। 1 मिनट, क्या होगा, कोग्निटिव, कोग्निटिव स्टेट एंजाइटी। और दूसरा क्या है, सोमेटिक, सोमेटिक स्टेट एंजाइटी, है ना। कोग्निटिव एंजाइटी मतलब क्या है, कोग्निटिव मतलब स्टेट एंजाइटी का मतलब आपको पता ही है, सिचुएशन के हिसाब से, एवर चेंजिंग मूड स्टेट, है ना, इसके हिसाब से। तो यहां पे क्या होगा, ये मेंटली है, मतलब कोई पर्सन मेंटली वेरी है, वरीनेस है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मैच खेलते टाइम अगर हार जाएंगे तो क्या होगा, यार हर जगह डर लग जाएगा, ये सब चीजें, है ना, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा, जो भी मेंटल वरीनेस आ रही है। और सोमेटिक मतलब क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। स्टेट का तो मतलब समझ में क्या होगा, और सोमेटिक का मतलब भी क्या होगा, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज इन परस्यूट फिजियोलॉजिकल, जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, है ना। मैं किसी को ऊंचाई पे ले जाऊं तो क्या होगा, सोमेटिक स्टेट एंजाइटी। मैं किसी को एकदम वहां पे ले जाऊं ऊंचाई पे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि इस ऊंचाई पे जहां मैं अमन को भी ले जाऊं, नीरज को भी ले जाऊं, किसी को भी ले जाऊं, उसको डर लग सकता है। मतलब ये सिचुएशन बेस्ड हिसाब से, ठीक है। ये है स्टेट एंजाइटी। देखो एग्जाम का टाइम आ गया, है ना, हर किसी को डर लग रहा है। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आप भी सभी को पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है ना। ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता ही होगा। जितना ज्यादा हम एक्टिवेशन की तरफ जाएंगे, स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता जाएगा। जितना हम शांत की तरफ जाएंगे, शांत होते जाएंगे, नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथिंग चल रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेटिंग रहेगा। मोर वी रिलैक्स, मोर डोमिनेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मोर वी इन अ अरोजल लेवल, स्ट्रेस लेवल और फिजिकली एक्टिवेट, मोर विल बी द डोमिनेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक मतलब आप शांत हो, रिलैक्स हो, है ना। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हो तो ब्रीथिंग को स्लो करो। स्लो ब्रीथिंग करने से क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस बढ़ता है। स्लो ब्रीथिंग करने का रीजन क्या है कि आप स्लो डीप ब्रीथिंग करो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं ब्रीथिंग से आपको पता ही है कि जब हमने सेंट्रल कमांड थ्योरी में पढ़ा था, ब्रीथिंग और ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है स्लो ब्रीथिंग करने से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डोमिनेंस होता है, बढ़ता है। ट्रेट एंजाइटी, ये पर्सनालिटी डिस्पोजिशन है। डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, सपोज मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि किरण ने एक वो देख लिया था, मेले में गई थी और उसने एक एग्जांपल देख लिया, मतलब एक इंसिडेंट देख लिया कि झूला उसके सामने, नजरों के सामने से निकल के गिर गया। उसके बाद से वो झूले पे बैठती ही नहीं है, उसके माइंड में एक फियर आ गया है। तो ये क्या है, ये एक डिस्पोजिशन है, ये मेरे माइंड में फिट हो चुका है। दैट इज अ डिस्पोजिशन, इट्स अ बिहेवियर डिस्पोजिशन। क्लियर है, एक की टर्म में बोलूं, इट इज अ बिहेवियर डिस्पोजिशन, मतलब मेरे माइंड में ये फिट हो चुका है कि ये मेरे लिए डरावनी है, ये मेरे लिए अच्छा है। तो ये ट्रेट एंजाइटी पर्सनालिटी का पार्ट है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर,
पर्सनालिटी का पार्ट है, एक्वायर्ड थ्रू बिहेवियर टेंडेंसी और डिस्पोजिशन डेट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, सीधी सी बात है। बाकी सब तो आराम से बैठते हैं झूले में, इसको क्यों डर लगता है? बिकॉज सी में फेस्ड एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, तो ये इसके माइंड में फिट हो चुका है, तब से इसको डर लगने लगा। ठीक है, ट्रेट एंजाइटी प्रीडिस्पोजेस एन इंडिविजुअल टू परस्यू थ्रेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस डेट ऑब्जेक्टिवली मे नॉट बी फिजिकली और साइकोलॉजिकली डेंजरस। अब देखो, सब हर किसी को डर नहीं लगता। अब ये झूले पे बैठना इतना खतरनाक नहीं हो, फिजिकली और साइकोलॉजिकली इतना डेंजरस नहीं हो, बट इसको डर क्यों लगता है? क्योंकि इसने प्रीडिस्पोजिशन बना चुका है, माइंड में एक धारणा बना चुकी है। क्लियर है? समझ में आया ट्रेट एंजाइटी का मतलब? है ना? अब ये जो ट्रेट एंजियस पर्सन है, अब इसको मैं अगर स्टेट एंजाइटी वाली कंडीशन में डालूं, अब ये जो ट्रेट एंजियस पर्सन है, अब ये इसके सामने एक कंडीशन आती है, एक बॉल पे मतलब 1 ओवर में 14 रन 15 रन बनाने की, या फिर इसको मैं स्टेज पे जाके अचानक से बोल दूं, तो इसको ज्यादा फियर लगेगा, इसको ज्यादा टेंडेंसी है कि इसको स्टेट एंजाइटी भी ज्यादा हो। ट्रेट एंजियस पर्सन में हैविंग अ हायर टेंडेंसी टू एक्वायर्ड large amount of state anxiety because he may already have a fear, he already may have a disposition of fear or tendency to acquired anxiety. So if I put this person in any adverse condition, there may be large tendency that he acquired large amount of, we can say huge amount of state anxiety as compared to the normal person. Trait anxious person स्टेट एंजाइटी को ज्यादा एक्वायर्ड करता है, ज्यादा परस्यू करता है और ज्यादा उसको स्टेट एंजाइटी होती है। क्लियर है? यस? अब देखो, ये देख सकते हो यहां पे ये चार्ट, ट्रेट एंजाइटी, ये अरोजल क्या है? जनरल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन है फ्रॉम डीप स्लीप टू इंटेंस एक्साइटमेंट। नॉर्मल स्लीपिंग के टाइम पे नॉर्मल रहता है सब कुछ, एक्साइटेड के टाइम पे या मोस्ट मतलब रिगर फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे बढ़ जाएगा, है ना? ट्रेट एंजाइटी एक्वायर्ड डिस्पोजिशन, है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नॉन डेंजरस कंडीशन में भी ट्रेट एंजाइटी वाला पर्सन को स्ट्रेस हो सकती है, नॉन डेंजरस कंडीशन में भी। और स्टेट एंजाइटी मतलब डेंजरस कंडीशन है, तो यहां पे तो जनरली सबको एंजियस हो सकती है। समझ रहे हो? इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ट्रेट एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी में डिफरेंस क्या है? स्टेट एंजाइटी अपने आप में एक फियरफुल कंडीशन है, अपने आप में एक एंजियस प्रोड्यूसिंग कंडीशन है, बट ट्रेट एंजाइटी एंजियस हो या ना हो, वो पर्सन को एंजियस फील हो सकता है। इट मे बी डेंजरस और नॉट डेंजरस कंडीशन, बट स्टिल a person having an anxiety because of its own trait, not due to the condition. Got it? State anxiety can be classified further into cognitive state anxiety and somatic state anxiety. Cognitive, mentally related to mental, याद रखना, नेगेटिव थॉट। मेंटली कॉग्निशन मतलब क्या होता है? मेंटली वरीनेस, मेंटल वरीनेस। सोमेटिक मतलब साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन। क्लियर है? हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना फिजिकली। अब ये जरूरी नहीं कि अलग हो, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं पैरेलली, कि अगर मैं मेंटली कॉग्निटिव एंजियस हूं तो साथ में सोमेटिक एंजाइटी भी आ सकती है, ये सेपरेट नहीं है, दोनों पैरेलली एक साथ में एक कंडीशन आ सकती है। फियर के टाइम पे डरने की वजह से, मेंटली वरी की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, बट इसको ऐसे ही एक अलग से क्लासिफाई किया गया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एंजाइटी इन्वेंट्री, ये इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके ऑथर है। तो ये क्या है? CSAI, इसमें 9 क्वेश्चन है, ये याद रखना। 1 2 3 4 रिस्पॉन्स है।
2 to 3 times it was asked in the exam. 4 questions 2 times देखा है, 9 responses है ना. कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी. नेक्स्ट क्या है, SCA स्पोर्ट्स एंजाइटी स्केल. 6 क्वेश्चन है, 4 रिस्पॉन्स है ना. मेजर ट्रेट एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी को मेजर करता है. क्या मेजर करता है ये स्पोर्ट्स एंजाइटी स्केल? क्या मेजर करता है? ट्रेट एंजाइटी मेजर करता है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट है इमोशंस. इमोशंस क्या होते हैं? जो भी हमारी फीलिंग है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. अब ये इमोशन अलग चीज नहीं है, ये हर टाइम पे हो सकता है. शॉर्ट लिव फीलिंग डेट ऑकर इन रिस्पॉन्स टू एनी इवेंट, इन रिस्पॉन्स टू इवेंट that one experience. They contain both psychological, physiological component. Unfold as a process rather than static episodic event. मैच जीत गए इमोशन से, मैच हार गए इमोशन से. इमोशंस मतलब वॉट एवर यू फील रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर इवेंट, योर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट. मैच हार गए रोने का इमोशंस, दुखी इमोशंस. मैच जीत गए एक्साइटमेंट का, खुशी का इमोशंस. तो वट एवर द फीलिंग यू एक्सप्रेस इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज इमोशंस. It may be both content of psychological and physiological. Psychological, you are feeling happy. Physiological, you just got excited and just start running after winning the match. You may become more aroused. That is emotions. Definition यही ऑथर के हिसाब से देख सकते हो, रिचर्ड लेजरस पढ़ सकते हो. An organized psychophysiological reaction to ongoing relationship with the environment. देखो ये सीधे इन्वायरमेंट के साथ में डील कर रहा है. कहीं ना कहीं इमोशंस आपके इन्वायरमेंट के ऊपर कनेक्टेड है. वी आर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट का हमारे बिहेवियर पे क्या इंफ्लुएंस होता है, उसके आउटकम में हमें इमोशंस देखने को मिलता है. इन दोनों का जो आउटकम है ये जब कंबाइन होंगे, इन्वायरमेंट प्लस हमारा बिहेवियर या मेंटल स्टेट, तो उसके आउटकम में हमें इमोशंस देखने को मिलता है. इन्वायरमेंट क्या है? बहुत पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट है, हमारे इमोशंस इफेक्ट करेंगे. इन्वायरमेंट एंड अवर मेंटल स्टेट बोथ विल रिजल्ट इन अवर इमोशंस, है ना. किसी आप अच्छी जगह, किसी दुख भरी जगह पे जाओगे, वहां का इन्वायरमेंट दुख भरा रहेगा, आपके इमोशंस इस टाइप के होंगे. आप किसी सेलिब्रेशन में जाओगे, अच्छा माहौल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा, आप खुशी एक्सप्रेस करोगे. ठीक है, तो वी आर जस्ट डीलिंग विद द इन्वायरमेंट. एक मिनट, ये अपने आप चेंज क्यों हो रहा है? ठीक है, मेरा हैक तो नहीं कर लिया कि किसी ने लैपटॉप? स्ट्रेस, अरे चेंज मत करो भाई. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज सस्टेनेबल इम्बैलेंस. अब देखो एंजाइटी क्या था? एक वरीनेस था किसी चीज को लेकर, मेंटल वरीनेस, फिजिकल वरीनेस. स्ट्रेस एक अलग चीज है. स्ट्रेस क्या होता है? मैं ये चाहता हूं और वो फुलफिल नहीं हो तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगा. ये डिमांड के ऊपर है. डिमांड अगर मेरी रही कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा विलिंगनेस थी कि ये वाला मैच हम जीतेंगे और नहीं जीते, तो क्या हो जाएंगे? हम स्ट्रेस पे आ जाएंगे, है ना. तो इट्स अ सस्टेनेबल इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, और एनी काइंड ऑफ डिमांड and response capability under the condition where the failure to meet the demand has an important consequences. According to
मैकग्रेथ, इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम कि ये प्रोसेस किसने दी थी फॉर इंटर रिलेटेड स्ट्रेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका आंसर क्या है? MC ग्रेथ। ये उसमें भी पूछा गया था, MPPS स्पोर्ट्स ऑफिसर में पूछा गया था, है ना। तो ये अब इन्वायरमेंटल डिमांड है कि ये एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है, करना ही करना ही है। सोसाइटी की डिमांड है, इन्वायरमेंट की डिमांड है, आपकी सक्सेस की डिमांड है, जो है वट एवर द डिमांड। आपने उस डिमांड को परस्यू किया, माइंड में ठाना कि हाँ ये करना है। अगर इसको परस्यू नहीं करोगे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो आप फेल हो या पास हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। सपोज कोई पर्सन है, सपोज फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, आप सभी को पता है। अब किसी पर्सन ने उसको लिया ही नहीं सीरियस, उस डिमांड को परस्यू ही नहीं करा, बस एग्जाम देने चले गया, तो आप वो क्वालिफाई करे या ना करे, उसको स्ट्रेस होगा ही नहीं। दूसरा पर्सन है, उसको भी पता है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, और उस चीज को उसने परस्यू किया, उस डिमांड को बहुत सीरियस लिया, उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया, और वो पास करे या फेल करे, तो उसकी स्ट्रेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो फेल होगा तो उसको स्ट्रेस हो सकती है। तो स्ट्रेस उसी को होती है जो उस चीज को सीरियस लेता है। जो कैजुअल लेता है हर चीज को, स्ट्रेस काय की होगी बताओ। आपने देखा होगा जो कैजुअल पर्सन होंगे सराउंडिंग में, उनको कभी स्ट्रेस होती है ज्यादा? हमेशा एकदम बिंदास घूमेंगे। और जो थोड़ा सिंसियर, थोड़ा सा सीरियस चीजों को लेने वाला होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आपको दिखेगा। तो डिमांड, परसेप्शन ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर यू विल गो फॉर स्ट्रेस, यू विल मे फील स्ट्रेस और नॉट। तो इट डिपेंड ऑन द पर्सन वेदर ही इज टेकिंग सीरियस थिंग और नॉट। नेक्स्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अगर डिमांड फुलफिल नहीं हो तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या रहेगा, और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर में कॉन्सिक्वेंसेस अपने को देखने को मिलेंगे, जो भी स्ट्रेस के सिम्टम्स। तो ये देख लो, देख सकते हो प्रोसेस, है ना। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिमांड, उसके हिसाब से परसेप्शन, अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ट्रेट परस्यूट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, क्या क्या रिस्पॉन्स है, चेंजेस देखने को मिलेगा, मसल टेंशन, अरोजल, साथ ही साथ स्ट्रेस, एंजाइटी भी। स्ट्रेस एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, चेंजेस देखने को मिलेगा। आपका अरोजल लेवल भी बढ़ेगा, एंजाइटी भी होगी, स्वेटिंग होगी, मतलब सोमेटिक चेंजेस, है ना, अटेंशन में चेंजेस आएगा। तो एक लार्ज टर्म है, उसके अंदर आपको फॉलोइंग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके अंदर एंजाइटी एक वन ऑफ द चेंजेस भी आ सकता है ड्यू टू स्ट्रेस। गॉट इट? बिहेवियर चेंजेस, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं? मेनली यहां पे हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं? स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या क्या है? परफॉर्मेंस के बारे में चिंता करना, कैपेबिलिटीज पे डाउट करना, सेल्फ डाउट करना, टीम के सिलेक्शन पे डाउट करना। डाउटिंग और सेल्फ डाउट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। आप रियल लाइफ में भी सेल्फ डाउट कभी ना करिए कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपके सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स कितने भी हो, यू कैन नॉट जज योर एबिलिटी थ्रू योर सेमेस्टर मार्क्स। जरूरी नहीं है कि जो टॉपर है आपके क्लास का वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उच्च लेवल पे सोचिए तो वो चेंजेस आपके अंदर अपने आप आने लगेंगे। सेल्फ डाउट बहुत बड़ा बेकार चीज है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप पे कभी भी डाउट नहीं करना। किसी पास्ट एक्सपीरियंस को लेके हर टाइम पे आप एक जैसा नहीं रहोगे। कभी आप अच्छे नहीं पढ़ते थे, आज अच्छे पढ़ रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा। इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, आपको पता ही है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल इशू, कॉस्ट, टाइम, ट्रेनिंग के लिए बहुत कम टाइम बचा, आपका बहुत बड़ा अच्छा कंपटीशन आ गया तो स्ट्रेस होगी। ऑर्गेनाइजेशनल इशू में क्या आएगा? कोचिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फिजिकल डेंजर, नेगेटिव पर्सनल अप्रोच, बिहेवियर, कोचेस, ये सब रीजन है, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई झटका लग गया, सदमा लग गया, कोई इंसिडेंट हो गया नेगेटिव सा, उसके वजह से स्ट्रेस आ सकती है।
बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो कि आपको ध्यान रखना है, इस पे हमेशा ध्यान रखिए। इट्स माय पर्सनल सजेशन। अपने आप में हम बेस्ट हैं। हमने टाइम किसी और चीज में दिया है, मे बी यू हैव गिवन टाइम इन स्पोर्ट्स, मे बी यू हैव गिवन टाइम इन द अदर थिंग, फैमिली, या कुछ भी हो सकता है। तो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, पास्ट रिजल्ट के हिसाब से खुद को डाउट करके आगे का चीजें मत फेस करना। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स, अब ये ऑथर के हिसाब से, मार्टिन्स के हिसाब से सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? 2 कॉमन सोर्सेज है। इंपोर्टेंस प्लेस्ड, व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये पर्सन के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं ये एग्जाम को इंपोर्टेंट लूं या ना लूं। अगर आप स्ट्रेस में हो तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब हमने इंपॉर्टेंस दिया एग्जाम को, तभी तो हम स्ट्रेस में है। मैं अगर कैजुअल लूं, मजाक में लूं चीजों को, इवेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दूं, तो मुझे स्ट्रेस क्यों होगा? मैं जीतू हारू कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसर्टेनिटी, ठीक है, हमें कोई फिक्स नहीं है उसके बारे में क्या होने वाला क्या नहीं, आपके चांसेस होने हैं कि पास होने की वाली, डेट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द इवेंट, वो स्ट्रेस में डाल सकती है। तो मार्टिन्स के हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंस प्लेस ऑन द इवेंट और अनसर्टेनिटी। ये 2 चीजें हैं जो डिसाइड करती स्ट्रेस। क्लियर है? और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ चलो, और फर्दर पर्सनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम, फिजिकल एंजाइटी। तो ये था स्ट्रेस के बारे में। अभी इसके पहले जाने से पहले, थ्योरीज पे जाने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में जो बच्चा कुचा है। या तो फिर थ्योरी हम कल पढ़ लेंगे। एक मिनट, हाँ, ये रहा। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका? नेक्स्ट जो भी मैंने पढ़ाया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये लिख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट में रह जाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, तब तक उसका कुछ काम नहीं है। अरोजल की डेफिनेशन देखो, गोल्ड एंड क्रेन के द्वारा, जनरल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन। ये जो दिया था हमने, जो भरा था, ये किसने बोला? ये गोल्ड एंड क्रेन ने दिया था 1992 में, है ना? फ्रॉम डीप स्लीप टू इंटेंस एक्साइटमेंट, ये डेफिनेशन अरोजल की किसने दी थी? गोल्ड एंड क्रेन ने। मैं बोल रहा हूं रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये छोटी छोटी चीजें बार बार पढ़नी है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब देखो, सेलेस कॉन्सेप्ट क्या फैक्टर है जो स्टेट एंजाइटी को डिसाइड करते हैं? परस्यूट कंट्रोल एंड रिसोर्स एबिलिटी टू मीट द चैलेंज। इसके हिसाब से भी कुछ फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हो, जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, ये क्या है? सेलियस कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स that decide the anxiety, pursuit control, रेगुलेटरी और कंपोनेंट। रेगुलेटरी कंपोनेंट है, मतलब ये
कि भाई हमारा उस पर कितना रेगुलेटरी है, हमारा कितना कमांड है, उसके ऊपर कंट्रोल है ना, क्या उसको हम परस्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसको ले रहे हैं सीरियस नहीं ले रहे हैं। रिसोर्स एंड एबिलिटी टू मीट द चैलेंज, ये दो और फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू सेलियस। अब ये देखो, मैं आपको भी मैं इसमें पूछ लूं, इसमें एक और ऑथर की हमने बात करी थी, मार्टिन की, है ना। अब मैंने इसके कॉन्सेप्ट, इसके फैक्टर और मार्टिन के फैक्टर मिक्स कर दिए और मैंने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ एंजाइटी अकॉर्डिंग टू मार्टिन। तो आपको 4 में से 2 मार्टिन के सिलेक्ट करने हैं। ये बन गया एक क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएट करके रखना, मार्टिन ने क्या बोला और इसने क्या बोला, ये दोनों में डिफरेंशिएट करके रखना। इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट। हाँ, एंजाइटी, ट्रेड एंजाइटी का एक और है, एक और पार्ट है। तो ट्रेड एंजाइटी के पार्ट अगर हम देखें, सोमेटिक ट्रेड एंजाइटी, वरी ट्रेड एंजाइटी और कंसंट्रेशन डिस्ट्रप्शन, दिस आर द 3 ट्रेड एंजाइटी के 3 पार्ट है। जैसे हमने सोमेटिक के 2 पार्ट देखे थे, कॉग्निटिव एंड सोमेटिक, वैसे ट्रेड के 3 पार्ट है। ट्रेड एंजाइटी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, एक्वायर्ड बिहेवियर है, बिहेवियर डिस्पोजिशन है। तो क्या आएगा इसमें, वरी ट्रेड एंजाइटी मतलब वही कॉग्निटिव वाला, वरीनेस, सेल्फ डाउट, कंसंट्रेशन डिस्ट्रप्शन एक और है। ये 3 पार्ट है, क्लियर है। मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एंजाइटी क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एंजाइटी क्या होता है कि दोनों ट्रेड एंजाइटी और कॉग्निटिव एंजाइटी दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों इज कॉज, दोनों एक साथ है। मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी ऑफ थ्योरी, दोनों कंपोनेंट, क्लियर है। ये वर्ड याद रखना, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एंजाइटी मीन्स बोथ कंपोनेंट, कॉग्निटिव एंड ट्रेड एंजाइटी। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइटी। प्राइमरी अप्रेसल, सेकेंडरी अप्रेसल। देखो ये क्या होता है कि हमारी एंजाइटी और कैसे डिसाइड करती है, पहले डिसाइड करते हैं वेदर आउटकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जैसे मैंने आपको किसी बताया कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगी तो सेकेंडरी अप्रेजल पे मूव करेगा, फिर वो एथलीट एवेल्युएट करेगा कि मैं उसको झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा, क्या वो कंपटीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। प्राइमरी अप्रेसल पहले तो ये डिसाइड करेंगे। सेकेंडरी अप्रेसल में वो एथलीट का लेवल क्या है, अगर वो लेवल एथलीट बहुत एक्सपीरियंस है तो उसको स्ट्रेस नहीं होगी, खुद की एबिलिटी पे विश्वास है। पर अगर एथलीट सेकंड लेवल में अगर वो अनकॉन्फिडेंट है, अनएक्सपीरियंस है, तो उसको स्ट्रेस होगी। तो ये 2 फेजेस है एंजाइटी के। पहला तो डिसाइड करेगा इवेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डिटरमाइन आउटकम इज इंपॉर्टेंट और नॉट, प्राइमरी अप्रेसल। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो सेकेंडरी अप्रेजल फिर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि सेकेंडरी अप्रेजल में क्या है, एथलीट एवेल्युएट हर पर्सनल कॉपिंग रिसोर्सेज टू डील विद द कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, क्लियर है। द आउटकम ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी अप्रोक्सीमेटली विल डिटरमाइन वेदर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स विल ऑकर और नॉट। तो ये दोनों का आउटकम डिसाइड करेगा कि स्ट्रेस होना या नहीं होना है। अगर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, प्राइमरी से ही खत्म हो गई बात, सेकेंडरी पे जाने की जरूरत नहीं। समझ में आया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जहां भी आप काम करते हो, जहां आपका सराउंडिंग है, स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन एथलीट बाय कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है ना। इसमें क्या आएगा, क्या क्या फैक्टर्स है, सोर्सेज इसके क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के सोर्सेज क्या है। इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इशू कैसे, ट्रेवलिंग, फूड, एकोमोडेशन, कंपटीशन का वेन्यू, ये सारी चीजें। पर्सनल इशू, खुद कैसे डील कर रहा है, मेंटली इंजरी है वगैरह, ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं पर्सनल इशू। लीडरशिप इशू और टीम इशू, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी। कॉम्पिटेटिव स्टेट एंजाइटी मतलब कंपटीशन से होने वाली एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव से होने वाली एंजाइटी
1 ओवर में चाहिए 20 रन, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, कॉम्पिटेटिव स्टेट एंजाइटी। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एंडलर 5 फैक्टर विल डिटरमाइन फियर ऑफ परफॉर्मेंस फेलर। फर्स्ट फैक्टर, फियर ऑफ नेगेटिव सोशल इवेल्युएशन। मैं अगर नहीं खेल पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अगर एग्जाम में पास नहीं कर पाया तो मेरे बेचमेट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फियर ऑफ नेगेटिव सोशल इवेल्युएशन, कि भाई मैं ये नहीं करा, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे बारे में सोचने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है, इसलिए ये सोच के ये मत स्ट्रेस लेना कि वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, ठीक है, इसलिए दूसरों को सोच के स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। फियर ऑफ फिजिकल हार्म, फियर ऑफ सिचुएशन एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वेल लर्न रूटीन। ये 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिजिकल हार्म में कुछ हो गया, कुछ सिचुएशन में चेंजेस देखने को मिल गया, अचानक से बारिश हो गई, बाढ़ आ गई आपके यहाँ पे, ओलंपिक होने वाला है, डिस्ट्रप्शन ऑफ वेल लर्न रूटीन, है ना, लॉकडाउन लग गया, ट्रेनिंग नहीं करने जा पा रहे, ये हो गया, ठीक है। मेजरिंग अरोजल एंड एंजाइटी, कैसे मेजर कर सकते हैं? फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देख के और सेल्फ रिपोर्ट से, ये 2 तरीके हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स और क्वेश्चनर से। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में हार्ट रेट, रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, स्किन कंडक्टेंस और बायोकेमिस्ट्री। कैटेकोलामाइंस मतलब एफरिन नॉन एफरिन। ये तरीके हैं एंजाइटी और अरोजल मेजर करने के। स्टेट एंजाइटी को मेजर करने के ग्लोबल मेजर और मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट। ग्लोबल मेजर मतलब सेल्फ रिपोर्ट है कि मैं देखूंगा मैं हाई हूं या लो फील कर रहा हूं, मैं बस रिपोर्ट कर दूंगा। स्केल टाइप का होगा, रेटिंग कर दूं, सपोज 1 से लेकर 10 तक, मैं कितना फील कर रहा हूं एंजाइटी, इतना ज्यादा स्कोर दूंगा। कितना फील कर रहा हूं, मैंने 8 दे दिया, मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूं, 9 दे दिया, तो ये सेल्फ रिपोर्ट है। मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट मतलब इसमें दोनों कंबाइन है, मैं रिस्पॉन्स भी दूंगा प्लस मेरा फिजियोलॉजिकल, ये दोनों चीजें, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट भी और मैं क्या फील कर रहा हूं उसका रिपोर्ट भी। इट इज अ साइकोलॉजिकल प्लस फीलिंग, दोनों असेसमेंट होगा, फीलिंग का असेसमेंट भी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी। हाउ मच आई एनजीएस फील, डेट ऑल्सो विल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट, और फिजियोलॉजिकली भी इसमें असेसमेंट होगा, दोनों का मिला के मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट बनती है। करेक्ट? ये देख सकते हो क्वेश्चन आया अलग अलग, इसका मैं आपको टेबल का चार्ट वार्ट का ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में, या फिर वो बुक पे चले जाना, कौन सी बुक है वो, ह्यूमन काइनेटिक्स की साइकोलॉजी की बुक है, उसमें मिल जाएगा ये आपको, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। फैक्टर इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, सिचुएशन फैक्टर, इवेंट इंपोर्टेंस, एक्सेप्टेशन। इंडिविजुअल फैक्टर, ट्रेड एंजाइटी, परफॉर्मेंस आउटकम, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये था स्ट्रेस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे थ्योरीज, क्लियर है? इसमें ऐसे काफी बहुत सारी थ्योरीज है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। डायरेक्शनलिटी थ्योरीज, रिवर्सल थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है, मेन क्या कोटेस्टॉप और ये सारी चीजें, ड्राइव थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। आईजीओएफ, इंडिविजुअल जेनोफ, इसके ऑथर आपको भी याद रखने हैं।